के पहले हम बात कर रहे थे सुधांशु त्रिवेदी हैं, बीजेपी नेता। सुधांशु जी, आपने जब गांधी हत्याकांड की बात की, जिस ढंग से गांधी की हत्या हुई थी, उसमें आरएसएस को लेकर सरदार पटेल की जो भूमिका थी, आरएसएस पर पाबंदी लगाई गई थी, गोलवलकर जेल में गए, आपने कहा गांधी बध। मैं इस पर जानना चाहूंगा, क्या ये शब्द आप इस्तेमाल करना सही मानते हैं गांधी हत्याकांड के सिलसिले में? जी नहीं, गांधी जी के लिए तो गांधी की एक हत्या हुई थी और जो दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण थी। ये जिन संदर्भों में बात की जा रही थी, जिन लोगों के नाथूराम गोडसे की जब बात की गई, तो उन लोगों ने जिस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया था, मैंने उस संदर्भ में उस बात का प्रयोग किया। नहीं, आपने कहा मैं आपको उसके बाद आगे आता हूं। जहां तक आपको नहीं करना चाहिए भाई, जब आपने ये बात कही कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको कि पूरी तरह बरी किया जा चुका है, उसको आप आरोपित कर रहे हैं आज भी दो बार बरी होने के बाद, तो उस संदर्भ में यह बात कही गई, आरोपित नहीं, जिस संदर्भ में बात कही गई थी। और अब मैं उसके बाद दूसरे संदर्भ पे आता हूं। सरदार पटेल की चिट्ठी देखिए, हाँ, तो मैं भी आपको कोट बता रहा हूं, आप मुझे अपनी बात पूरी करने देंगे? जी जी, बोलिए सुधांशु जी। दो मुद्दे थे। जी, सोमनाथ का मुद्दा था, सरदार पटेल के प्रांत में था। आजादी के तत्काल बाद सॉल्व हो गया। सोमनाथ भारत के सांस्कृतिक प्रतीक था, सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक था। उसका धर्म संप्रदाय के साथ कोई मतभेद नहीं हुआ। राम जन्मभूमि पड़ गया जवाहरलाल नेहरू के प्रांत में, इस कारण से वो आज तक अटका हुआ है। जूनागढ़ सरदार पटेल के प्रांत में था, समाधान हो गया। एक केवल जगह मिली थी कश्मीर, वो नेहरू जी ने फंसाया, आज तक फंसी रही। अब हम जिस राजनीति की बात कर रहे हैं, संविधान सभा की प्रोसीडिंग में 26 मई 1949 को जब मुस्लिम आरक्षण का विषय उठाया गया, तो उस समय सरदार पटेल ने यह शब्द प्रयोग किया है, जिन लोगों के मन में लीगी ख्याल है उन्हें अब अपने विचार बदल देने चाहिए और इस प्रकार से सांप्रदायिक आधार पर प्रतिनिधित्व की बात नहीं करनी चाहिए। बाद में नेहरू ने भी उसका समर्थन किया था। मैं आज धर्मनिरपेक्षता तथा कथित धर्मनिरपेक्षता के अलंबरदारों से पूछूंगा, जो आज सांप्रदायिक आरक्षण की बात करते हैं, वो किस राजनीति की बात कर रहे हैं? इसीलिए हम जो कह रहे हैं कि सांप्रदायिक आधार नहीं होना चाहिए और संप्रदाय के आधार पर, वो तो हम तो चलिए, लेकिन फिर भी सवाल ये उठता है कि जब आप पटेल की हिमायत करते हैं, पटेल को सेकुलर बताते हैं, पटेल की राजनीति से अपने को एसोसिएट या पटेल की विचारधारा के पक्षधर बताते हैं, सवाल उठता है क्या पटेल की विचारधारा वही थी? हिमांशु व्यास, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद उर्मिलेश के पास आएंगे, केसी त्यागी आपके पास भी आऊंगे। हिमांशु व्यास। सोमनाथ मंदिर की यहां बात निकली तो मुझे जरूर से एक बात आपको आज कहनी है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए कि सरदार पटेल ने जब सौराष्ट्र के अंदर सौराष्ट्र की सरकार थी, तो वह सौराष्ट्र सरकार के पास सोमनाथ मंदिर के लिए 999 साल तक एक जमीन दिलवाई थी कि भाई ये मंदिर का जीर्णोद्धार होने जा रहा है, आप 999 ईयर के लिए जमीन हिमांशु जी, माफ करें, मैं बीच में रोक रहा हूं। सोमनाथ मंदिर के निर्माण या जीर्णोद्धार पर बात करेंगे, विषय से आज मोदी जी ने, आज के माहौल में, सियासी माहौल में सरदार पटेल, मेरे पटेल की जो सियासत हो रही है, मैं उस पर बात करना चाहता हूं। आज मनमोहन सिंह को क्यों कहना पड़ा कि मैं उसी पार्टी का पीएम हूं जिस पार्टी के पटेल थे? आज क्यों कह रहे 63 साल बाद? क्योंकि मोदी ने इसको मुद्दा बना दिया है, नरेंद्र मोदी ने। आप उनके एजेंडे पर आपको कहना पड़ रहा है कि पटेल मेरी पार्टी के थे या मैं पटेल की पार्टी का हूं। 8 अक्टूबर को सोमनाथ के कलेक्टर ने एक लेटर निकाल के सोमनाथ ट्रस्ट की 25 हेक्टेयर जमीन वापस मांगी। हिमांशु जी, मैं सोमनाथ पर अभी बात नहीं करना चाह रहा हूं। हिमांशु जी, सरदार के नाम की राजनीति बंद करे। हिमांशु व्यास जो करना चाहते थे उनको ये बिगाड़ना चाहते हैं। चलिए हिमांशु व्यास, आप विषय से भटक रहे हैं, हम सोमनाथ के जीर्णोद्धार पर बात नहीं करें। उर्मिलेश, मैं आपके पास, दोनों के पास आऊंगा, केसी त्यागी आपके पास भी। आज इतने साल बाद, 63 साल बाद, और अभी जैसे हिमांशु व्यास ने कहा, नरेंद्र मोदी खुद है, उनके कमरे में, मुख्यमंत्री हैं 12 साल से, कमरे में सरदार पटेल की कोई तस्वीर नहीं है। मैं जानता नहीं, लेकिन मैं जो कह रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता, मैं उनसे ले रहा हूं। और आज अखबारों में विज्ञापन छपा हुआ पटेल का, जिसका जिक्र नरेंद्र मोदी ने भी कहा। आज अचानक सबको सरदार पटेल की याद भी आ रही है। हर पार्टी जो बीजेपी, उनको सेकुलर मानकर खुद अपनी विचारधारा से सूचित करना चाहती है। विज्ञापन हर साल मेरे पटेल, देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है आज के जो राजनीतिक दल हैं, बड़े नेता हैं, उनके साथ, कि उनके पास अपने कोई आदर्श नहीं है इस देश को बनाने का, इस देश की व्यवस्था को व्यवस्थित करने का, इस देश की समाज व्यवस्था को आगे ले जाने का। वो अतीत में झांकते हैं बार बार और अतीत जीवी हो जाते हैं। यह नहीं कि वो अतीत से लेकर अपने वर्तमान को संवारें। सवाल यह है कि नेहरू और पटेल
भगत सिंह और गांधी, ये सबकी बात करने वाले लोग उनकी अर्थनीति को, उनकी समाज नीति को, उनकी गवर्नेंस की नीति को, उनके सोशल इंक्लूजन की नीति को पिरोकर एक साथ चलने वाले, एग्जैक्टली उसको क्यों नहीं अडॉप्ट करते? कोई कह रहा है हम मूर्ति बना देंगे, कोई कह रहा है हम अपने पीठ के पीछे फोटो रखेंगे, कोई कह रहा है अपने बेडरूम में फोटो है कि नहीं है। सवाल है फोटोग्राफ रखने का, मूर्ति बनाने का, बड़ी से बड़ी प्रतिमा बनाने का, प्रतिमा बनाकर प्रतिमा के मूल्यों के खिलाफ अगर आप काम करते हैं, उसका क्या अर्थ है? पहली बात। दूसरी बात, एक सेकेंड, दूसरी बात कि जहां तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सवाल है, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। मुझे पटना में सुनाई पड़ा, नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि दांडी मार्च और चंपारण का उन्होंने जिक्र किया था। ठीक है, चंपारण तो 1917 में हुआ था, लेकिन दांडी मार्च जब हुआ था, गांधी का दांडी मार्च, उस वक्त आरएसएस एग्जिस्ट करती थी, आरएसएस थी। मैं ये जानना चाहता हूं सुधांशु त्रिवेदी से, अगर वो भारतीय जनता पार्टी के अलावा आरएसएस के भी कार्यकर्ता हैं या समर्थक हैं और बौद्धिक हैं, कि उस वक्त आरएसएस पूरे आजादी की लड़ाई में किधर थी, वो किन मूल्यों के साथ खड़ी थी? मुझे लगता है जो नहीं उनकी विरासत के कोई महापुरुष है। आप भगत सिंह को एप्रोप्रिएट करना चाहते हो, जो भगत सिंह साफ कहते हैं कि आप जैसी विचारधारा, आप जैसे लोग, इवन कांग्रेस की विचारधारा को भी वो खारिज करते हैं। मुझे लगता है जवाब देने दीजिए, लेकिन आजादी के आंदोलन पर हम ज्यादा नहीं जाना चाहते। स्पेसिफिक कुछ सवाल पूछा है सुधांशु जी, आप जवाब देंगे उर्मिलेश जी ने? जी देखिए, दांडी मार्च 1930 और 31 की बात है। जी हाँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुई थी। एग्जैक्टली। और 1940 तक नागपुर के बाहर केवल 40 शाखाएं लगती थी 1940 तक। तो उस समय के जिस कालखंड की बात उर्मिलेश जी कर रहे हैं, उस समय अपनी सामर्थ्य में जिस प्रकार का योगदान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दे सकता था, वो दे रहे थे। उनकी वो कांग्रेस की जो प्रचंड शक्ति थी उस समय, उसकी आप तुलना उसके साथ 1930 के दशक में नहीं कर सकते। एक उर्मिलेश ने एक और सवाल पूछा, मैं भी पूछता हूं कि क्या सरदार पटेल की स्टैच्यू बनाने से, दुनिया भर और देश भर से लोहा और किसानों से औजार मंगाने से आप स्टैच्यू बना देंगे दुनिया की सबसे ऊंची? इससे क्या सरदार पटेल की जो विचारधारा थी, जो इंक्लूसिव दुनिया को, देश को, सभी समुदाय और सभी समुदाय को, सबको साथ लेकर चलने की विचारधारा थी, उस विचारधारा पर जब तक अमल नहीं करेंगे तब तक क्या सिर्फ मूर्ति बना देने से काम चलेगा क्या? सुधांशु मित्तल जी। जी निश्चित रूप से उर्मिलेश जी ने यह बहुत अच्छी बात कही थी कि किसी भी महापुरुष की मूर्ति बना देने से उसके विचारों का प्रतिपादन नहीं हो जाता जब तक कि नेता लोग व्यवहार में उस पर अमल न करें। महात्मा गांधी की पूरे देश भर में मूर्तियां लगाने वाले लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, गांधी का ग्राम स्वराज्य, गांधी की खादी, गांधी का राम राज्य, गांधी का रघुपति राघव राजा राम, सब कहां गया? आज तो कांग्रेस सेवा दल के लोगों ने जो गांधी टोपी, लेकिन मुझे लगता है इसका जवाब कांग्रेस ने आपको अपना जवाब देना चाहिए। पहले कैप होती वो कर दी, पहले अपना जवाब दीजिए कि जो बांटो और राज करो की राजनीति इस देश में चुनाव से पहले हर समय होती है, अपीजमेंट की राजनीति होती है। अचानक आप मुसलमान, यादव, यदुवंश, रघुवंश और तमाम तरह के इस तरह के मुहावरे की बात होती है। ये फूट डालो राज करो की राजनीति है सुधांशु जी, चाहे कोई भी पार्टी कर रही हो, मुजफ्फरनगर से लेकर और अलग अलग समय जो राजनीति छुपाने के लिए कांग्रेस के नेताओं की बात करे जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इनको अपने जो अंदर के अंदरूनी जो मतभेद है, लाल कृष्ण आडवाणी, नरेंद्र मोदी, ये सबके बीच में जो सुषमा स्वराज, ये ढांकने के लिए कांग्रेस के नेताओं की बात कर रहे हैं। उस जमाने के जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल के बीच की बात कर रहे हैं। लेकिन हिमांशु जी, उस वक्त के कांग्रेसी नेता आज के बंद करिए, हिमांशु जी खुशफहमी में नहीं रहिए। उस समय के जो कांग्रेस के नेता थे, उनके जो मूल्य थे, उनके जो सपने थे, उनके जो आदर्श थे, आज की कांग्रेस दुनिया को कहां फॉलो कर रही है? नेहरू और पटेल तमाम अंतर विरोधों के बाद दोनों का जितना सम्मान करते थे और जितना स्पेस था उतना कहां है? तो आपसे नाम लेने से कहां जाएंगे? क्या आप नेहरू की इकोनॉमी के साथ चल रहे हैं? टोपियां पहना के लोगों को सम्मेलन में लाना पड़ता है, ये आपके नेताओं को करना पड़ता है, इसलिए दुनिया को दिखावा करना पड़ता है। दिखावा आप भी कर रहे हैं हिमांशु जी। 63 साल बाद आज अचानक अखबारों में फुल पेज विज्ञापन है। हमने लगातार 84 के बाद और 91 के बाद दो ही नेता का विज्ञापन देखा नेहरू के अलावा, या तो इंदिरा गांधी या राजीव गांधी, जन्म तिथि पर भी, पुण्यतिथि पर भी। आज आपको याद आए सरदार पटेल, इसलिए कि सरदार पटेल एक एजेंडा बन रहा है, सरदार पटेल एक मुद्दा बन रहा है और वो मुद्दा गुजरात से उठा है। हिमांशु जी वो सही बात नहीं,
केसी त्यागी जी, चलिए हिमांशु जी ने आप बात सुनी नहीं। केसी त्यागी जी, जो विचारधारा थी सरदार पटेल की, क्या वो विचारधारा जो विचारधारा है नरेंद्र मोदी की उससे मेल खाती है? जैसे कहा कि प्रधानमंत्री पहले अगर सरदार पटेल होते देश की तकदीर कुछ और होती, लेकिन सरदार पटेल आज होते तो क्या मोदी से एसोसिएट करते, मोदी की सियासत को कबूल करते? केसी त्यागी। देखिए, मेरे मित्र त्रिवेदी जी विद्वान व्यक्ति हैं, क्योंकि ये गांधीवादी नहीं है इसलिए मैं इनसे उस संदर्भ में बात नहीं करूंगा। लेकिन गांधी जी की इच्छा थी कि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, कन्हैयालाल मुंशी, राजाजी राजगोपालाचार्य, टंडन जी, ये लगभग सब एक हैसियत के नेता थे। राजेंद्र बाबू, जवाहरलाल वाज फर्स्ट अमंग द इक्वल्स, नंबर 1। नंबर 2 में कहना चाहता हूं कि आजादी की लड़ाई में जो उर्मिलेश ने सवाल उठाया, तो हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग, उन्होंने आजादी के आंदोलन के इतिहास में हिस्सा नहीं लिया। इनका मानना था हिंदू महासभा का कि जो राज है अंग्रेजों के पास आज, ये पेशवाओं से लिया हुआ राज है, इसलिए हिंदू महासभा चाहती है कि इट मस्ट गो बैक टू पेशवाज अगेन, नॉट टू द इंडियंस मासेस। दूसरा, मुस्लिम लीग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से जिन्ना के लिए पाकिस्तान मांग रही थी, ये महात्मा गांधी। केसी त्यागी जी, थोड़ा हम इतिहास से हम वर्तमान में आए। त्यागी जी, वर्तमान में थोड़ा है, बात नहीं है। हम वर्तमान के संदर्भ में एक सवाल जो मैंने पूछा उसका जवाब ये है, वर्तमान तो ये है कि कांग्रेस जी, वर्तमान तो ये है कि कांग्रेस पार्टी ने भी सरदार पटेल के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। जो उनकी आर्थिक नीतियां थी वो ज्यादा ग्रामीण मुखी थी, और जवाहरलाल जी की जो नीतियां थी वो शहर मुखी थी। इतना फर्क विचारधारा का मैं इतिहास के साथ जाति नहीं करना चाहता। नंबर 2 मेरा कहना है कि कई सवालों पर गांधी के और सरदार पटेल के मतभेद थे, लेकिन मत भूलिए महात्मा गांधी के शागिर्दी में रह के सरदार पटेल का खिताब भी महात्मा गांधी का दिया हुआ है। सुधांशु जी, आपके पास में महात्मा गांधी की जो कांग्रेस थी, इस कांग्रेस की नहीं। जी, केसी त्यागी जी, सुधांशु मित्तल आपके पास आऊंगा, लेकिन एक सवाल चूंकि उसका जवाब सीधा आप में से किसी ने नहीं दिया। सुधांशु जी, आपके पास आऊंगा। अगर आज सरदार पटेल होते, जो उनकी विचारधारा थी, क्या मोदी की जो 12 साल की राजनीति है नरेंद्र मोदी की, क्या वो विचारधारा को कबूल करते सरदार पटेल? ये संदर्भ इसलिए मौजूद है क्योंकि मोदी ने कहा पहले पीएम होते तो तकदीर अलग होती। तो हाइपोथेटिकल चूंकि वहां है, इसलिए हाइपोथेटिकल एक ये सवाल। देखिए थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिएगा प्लीज। देखिए, ऐसा है कि ये, माफ करें सुधांशु त्रिवेदी, बहुत ही निम्न मध्यवर्गीय सोच है। ये निम्न मध्यवर्गीय केवल वर्ग के हिसाब से न देखें, ये बाकायदे मानसिकता के हिसाब से कि वो होता तो ऐसा होता, ये होता तो ऐसा होता। ये जनता के बीच लफाजी करने के लिए, उनको मुग्ध करने के लिए इस तरह के भाषण दिए जाते हैं। मैं मानता हूं कि नेहरू और सरदार पटेल अपने दौर में, कम से कम 1950 तक मैं कह सकता हूं, सरदार पटेल की मृत्यु तक, कि दोनों ने मिलकर काम किया। जो भारतीय राष्ट्र राज्य के सामने समस्याएं थी, दोनों को मिलकर हल करने की कोशिश की। जहां वे फंसे वो दोनों साथ फंसे। वो कश्मीर था, कश्मीर में जो एफर्ट्स किए गए वो पूरी सरकार के एफर्ट्स थे। और माफ कीजिएगा, आरएसएस और बीजेपी के बंधुओं से मैं हमेशा कहता हूं कि वो इतिहास को ठीक से पढ़ें। जब कश्मीर में मामला फंसा था तो नेहरू, सरदार पटेल के साथ एक और आदमी खड़ा था दिन रात 24 घंटा, उसका नाम था वीपी मेनन। और अगर आप पटेल को पढ़िए, नेहरू को पढ़िए, वीपी मेनन को पढ़िए, तमाम किताबें आ चुकी हैं। उस वक्त कश्मीर के महाप्रश्न को हल करने की राय सबकी एक समान थी। वक्त का मैं अब थोड़ा हम मौजूदा वर्तमान में आए। एक सेकंड, मैं ये कहता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी वाकई स्टेट्समैन बनना चाहते हैं, मैं शुभकामना उनको देना चाहता हूं। वो अपनी विचारधारा को ट्रांसेंड करें, उसे लांघें, आगे बढ़ें। लेकिन भारत में आज एक बड़ा प्रश्न है, कश्मीर एक बड़ी समस्या है। आप बताएं कि कैसे सरदार पटेल के आप अनुयायी हैं, क्या आपके पास फार्मूला कश्मीर को हल करने का क्या फार्मूला है? आप एक बड़ी राष्ट्रीय समस्या का अगर समाधान पेश कर दें, मैं समझता हूं कि कांग्रेस आपके सामने कार्यक्रम हमें खत्म करना है। इसलिए सुधांशु त्रिवेदी जी, जो उर्मिलेश ने सवाल उठाए, सवाल ये उठता है सरदार पटेल की नीतियां और सरदार पटेल की मूर्तियां दोनों अलग अलग है। नीतियों पर अमल करेंगे क्या? मैं भी कहना चाहता हूं। देखिए, पहले तो मैं एक वाक्य में कश्मीर वाले का जवाब देना चाहूंगा, उसके डिटेल में न जाते हुए। ये दुनिया में एक लौता उदाहरण है। सीमा विवाद दुनिया में तमाम जगह है, हर जगह छोटा मुल्क कहता है कि बड़ा हमको सता रहा है। छोटा मुल्क संयुक्त राष्ट्र संघ में जाता है, यहां
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इतना बेहतरीन कार्य किया कि हम बड़े थे, हम ताकतवर थे और हम सताए गए और हम जाके संयुक्त राष्ट्र संघ में फंसा दिए। इसलिए डिटेल में न जाके जो तस्वीर है वो सामने दिख रही है।